नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मौत का खेल पार्ट 6। केबिन के भीतर का कृत्रिम प्रकाश सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। वह बॉस्को ही था। वह द्वार की ओर बढ़ा। शांता शायद उसे खिड़की से भीतर झांकते पहले ही देख चुकी थी। बॉस्को के द्वार के समीप पहुंचते ही द्वार खुल गया। बॉस्को केबिन के भीतर प्रविष्ट हो गया। फौरन द्वार भीतर से बंद हो गया। कुछ क्षण बाद समुद्र की ओर से खुली खिड़की भी बंद हो गई। मैं लपक कर उस खिड़की के समीप पहुंच गया। भीतर का प्रकाश अब बाहर नहीं फूट रहा था। खिड़की पर पर्दा खींचा जा चुका था, इसलिए खिड़की में मौजूद किसी झिर्री में से भीतर झांकना भी संभव नहीं था। मैंने खिड़की के साथ कान लगा दिया। शुक्र है वक्त पर आ गए हो। भीतर से आता शांता का मध्यम स्वर उसके कानों में पड़ा। शनिवार का प्रोग्राम पक्का है, शांता फिर बोली। मैं इसी केबिन में शनिवार को तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर समुद्र से तुम्हें आज की तरह इस केबिन की बत्ती जलती दिखाई दे तो समझना कि कोठी में सब ठीक ठाक है और तुम यहाँ आ जाना। लेकिन अगर इस केबिन की बत्ती न जल रही हो तो स्टेट के पास फटकना भी नहीं। यहाँ बत्ती न जलती होना इस बात का संकेत होगा कि कोई गड़बड़ हो गई है। समझ गए? समझ गया। बॉस्को को भारी स्वर सुनाई दिया। अगर बत्ती जलती हुई हो तो ठीक 11:30 बजे तुम यहाँ पहुँच जाना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी, लेकिन समय का ख्याल रखना। वह तो मैं रखूँगा मेम साहब, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। पूछो। अगर परसों रात को 11:30 बजे के आसपास विमल अपने क्वार्टर में या स्टेट में ना हुआ तो? मैंने उस संभावना पर भी विचार कर लिया है। अगर विमल परसों रात स्टेट में ना हुआ तो हमारी स्कीम एकदम फेल हो जाएगी। लेकिन इस बात की संभावना ना के बराबर है कि वह परसों आधी रात को कहीं चला जाएगा। विमल कहीं आता जाता नहीं है। जब से वह नौकरी पर आया है मैंने उसे एक बार भी अपनी मर्जी से स्टेट से बाहर कदम रखते नहीं देखा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि शनिवार रात को भी वह अपने क्वार्टर में ही होगा। लेकिन मान लो परसों रात ही वह अपने क्वार्टर पर ना हुआ तो? कैसे नहीं होगा? अव्वल तो वह कहीं जाएगा नहीं, और अगर कहीं जाना चाहेगा तो मैं उसे इजाज़त नहीं दूंगी। मैं कोई काम का बहाना बना दूंगी। लेकिन अगर वह फिर भी चला गया तो फिर हमें अपनी स्कीम छोड़नी पड़ेगी। इस बार शांता के स्वर में झुंझलाहट का पुट था। तुम बात का पतंगड़ मत बनाओ मिस्टर। मुझे मालूम है विमल कहीं नहीं जाएगा। वह कभी कहीं नहीं जाता। ऑल राइट, ऑल राइट। और हाथों में दस्ताने पहनना मत भूलना। और इस बात की पूरी कोशिश करना कि माधुरी चीखने चिल्लाने न पाए। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी चीख सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा। सर गोकुलदास के सुनने या न सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और माधुरी अगर गला फाड़कर भी चिल्लाएगी तो उसकी आवाज़ विमल के क्वार्टर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन फिर भी तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद कोई भूला भटका आदमी समुद्र की ओर आ जाए और वही माधुरी की चीख सुन ले। मैं ख्याल रखूंगा। माधुरी जरा सी तो लड़की है, उसको बस में करना मेरे लिए क्या मुश्किल होगा। ठीक है, अब जाओ। परसों रात को ठीक 11:30 बजे यहाँ पहुँच जाना, बशर्ते कि इस केबिन की बत्ती जलती हो। करेक्ट। शाबाश। केबिन से आवाज़ें आनी बंद हो गई। अब जाओ यहाँ से। कुछ क्षण बाद शांता का उतावला स्वर सुनाई दिया। बॉस्को के विदा होने के 2 मिनट बाद केबिन की बत्ती बुझ गई। शांता केबिन से बाहर निकली। उसने केबिन का द्वार बंद करके ताला लगाया और कोठी की ओर बढ़ी। शांता मेरी दृष्टि से ओझल हो गई, लेकिन उसके बाद भी पूरे 5 मिनट तक मैं पेड़ के पीछे छुपा खड़ा रहा। बॉस्को अपनी किश्ती पर रवाना हो चुका था। मैं पेड़ के पीछे से निकला और केबिन के द्वार के पास पहुंचा। मैंने जेब से रुमाल निकालकर अपने दाएं हाथ पर लपेट लिया और फिर रुमाल से ढके हाथ से द्वार पर लगे ताले को टटोल कर देखा। ताला मामूली था। मैंने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। उस गुच्छे में कारों की, चारों गैराजों की और मेरे क्वार्टर की भिन्न भिन्न आकार और प्रकार की चाबियां थी। मैं बारी बारी से चाबियां उस ताले में ट्राई करने लगा। तीसरी ही चाबी से ताला खुल गया। मैं दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गया। दरवाज़ा मैंने भीतर से बंद कर लिया और उस पर पर्दा सरका दिया। खिड़कियों पर पर्दे पहले ही पड़े हुए थे और वह मैं पहले ही बाहर से देख चुका था कि वैसी स्थिति में भीतर का प्रकाश बाहर नहीं फूटता था। मैंने टटोल टटोल कर बिजली का स्विच तलाश किया और उसे ऑन कर दिया। मेरी खोजपूर्ण निगाहें
केबिन में फिरने लगी। कोने में एक मेज पर टेबल लैंप के नीचे एक वीनस की प्रतिमा पड़ी थी। मैं मेज के समीप पहुंचा। रुमाल में लिपटे हाथों से मैंने उस प्रतिमा को उठा लिया। वह लगभग 1.5 फुट ऊंची ठोस संगमरमर की प्रतिमा थी। कुछ क्षण में उस प्रतिमा को अपने हाथ में तोलता रहा। फिर मैंने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाते हुए प्रतिमा को यथास्थान रख दिया। मैंने केबिन की बत्ती बुझाई, बाहर निकलकर द्वार बंद किया, द्वार को पूर्वता ताला लगाया और दबे पांव अपने क्वार्टर की ओर बढ़ चला। अगले दिन डॉक्टर कश्यप ने फिर सर गोकुलदास का मुआयना किया और घोषणा की कि अब साहब एकदम ठीक थे। उनकी नब्ज और हृदय की गति व्यवस्थित हो गई थी और वे अपनी पहले जैसी स्थिति में पहुंच चुके थे। उसके कथनानुसार पिछले दिनों में उनकी जान को जो नया खतरा पैदा हो गया था वह टल गया था। मैं जानता था कि सर गोकुलदास एकाएक केवल ऊपरी तौर पर ही ठीक लगने लगे थे। उनके दिल की धड़कन वगैरह केवल काफ़ी समय गुजर जाने की वजह से और सावधानीपूर्ण इलाज की वजह से सुधर गई थी, लेकिन भीतर से वे अवश्य अपनी बेटी की संभावित हत्या के भय से घुले जा रहे थे। दोपहर के भोजन के बाद मैंने सर गोकुलदास को व्हील चेयर से बिस्तर पर ट्रांसफ़र कर दिया और फिर मैं मार्था के पास पहुंचा। मैंने बड़े विनीत शब्दों में उससे 50 रुपये एडवांस मांगे, जो मुझे फ़ौरन मिल गए। मुझे मार्था से यही आशा भी थी। मैंने मार्था को सूचित कर दिया कि मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। मार्था ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। बाजार से मैंने अपने लिए एक दस्तानों का जोड़ा खरीदा, 4 गिरह बिन्नी की मजबूत जीन का कपड़ा खरीदा और सुई और धागा खरीदा। उसके अतिरिक्त एक रेडीमेड कमीज खरीदी ताकि मार्था को मेरा 50 रुपये मांगना और बाजार जाना न्यायोचित लगता। मैं वापस लौटा। शांता मुझे स्टेज के मुख्य द्वार और कोठी के पेड़ों से ढके अर्धवृत्ताकार रास्ते में मिल गई। कहाँ गए थे? उसने संदिग्ध स्वर में पूछा। बाजार, मैं सहज भाव से बोला। क्यों? एक कमीज खरीद कर लाया हूँ, मैं उसे कमीज दिखाता हुआ बोला। कहीं जाओ तो बताकर जाया करो। मैं मार्था को बता गया था। मुझे बताकर जाया करो। बहुत अच्छा जी। मन ही मन में सोच रहा था कि आज के बाद क्या मैं तुम्हारी भूत को अपने बारे में बताने आया करूँगा। और क्या लाए हो? वह नम्र स्वर से बोली। कुछ नहीं। जीन का कपड़ा, सुई धागा और दस्ताने मेरी जेब में थे। कभी कोई रुपए पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। ज़रूर बताऊंगा जी। और सुनो, एकाएक उसका स्वर बड़ा धीमा हो गया। फरमाइए। शांता ने एक बार अपने दाएं बाएं देखा और फिर पूर्वता धीमे स्वर में बोली। आज रात को 11:30 बजे अपने क्वार्टर में मेरा इंतज़ार करना। क्यों? वहीं आकर बताऊंगी। शांता अपने धीमे स्वर को रहस्य का पुट देती हुई बोली। बात तुम्हारे ही फायदे की है। अच्छी बात है। और बत्ती जली मत रखना। अच्छा जी। ऐन मौके पर कहीं चले मत जाना। नहीं जाऊंगा। मैंने कहाँ जाना है? फिर भी कहीं जाओ तो बताकर जाना। अच्छा जी। शांता एक क्षण चुप रही, फिर बोली। मेरी गाड़ी निकाल लाओ, मैंने शहर जाना है। अभी लाता हूँ, मैं बोला और गैरेज की ओर चल दिया। मैंने गैरेज से ऑस्ट्रे निकाली और उसे ले जाकर ड्राइव वे में शांता के बगल में खड़ा कर दिया। मैं कार से बाहर निकल आया। शांता ड्राइविंग सीट पर आ बैठी और कार को ड्राइव करती हुई बाहर की ओर चल दी। मैं वापस कोठी में पहुंचा। उस समय 3 बजने को थे। यह वह समय था जब अधिकतर नौकर चाकर कहीं न कहीं पड़े ऊँघ रहे होते थे और इसलिए कोठी में आवाज़ नहीं के बराबर रह जाती थी। मैं चुपचाप शांता के कमरे में घुस गया। शांता के पास एक बहुत कीमती सच्चे मोतियों का हार था जो वह कभी कभार ही पहनती थी और जिसको मैंने उसे डिब्बे में बंद करके अपने ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखते देखा था। मार्था के कथनानुसार हार की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक थी और वह हार शादी के बाद शांता को सर गोकुलदास की पहली और आखिरी कीमती भेंट थी। ड्रेसिंग टेबल की दराज का ताला केबिन के ताले से भी मामूली था। मैंने उसे 1 मिनट में खोल दिया। भीतर मखमल की लाइनिंग वाले डिब्बे में वह मोतियों का हार मौजूद था। मैंने हार निकालकर अपनी जेब के हवाले किया और डिब्बे को यथास्थान रख दिया। मैंने दराज बंद करके उसका ताला फिर लगा दिया। मैं शांता के कमरे से बाहर निकला। मैंने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी क्षण मोड़ घूमकर मार्था ने उस गलियारे में कदम रखा। मैं बौखला गया। मार्था ने निश्चय ही मुझे शांता के कमरे से निकलते देख लिया था। उसकी संदिग्ध निगाहें मेरी ओर देख रही थी। हालांकि मैंने विपरीत दिशा में जाना था,
लेकिन मैं जानबूझकर गलियारे में उस ओर बढ़ा जिधर मार्था खड़ी थी। तब तक मैं स्वयं को काफी हद तक नियंत्रित कर चुका था। तुम तो बाजार गए हुए थे, मार्था संदिग्ध स्वर में बोली। बाजार से हो आया हूँ। शांता के पास क्या कर रहे थे? शांता मेम साहब अपने कमरे में कहाँ है मैडम? मैं हंसता हुआ बोला। तो फिर तुम उसके कमरे में क्या कर रहे थे? उनका कुछ सामान रखने आया था। अभी उन्होंने मेरे से कार निकलवाई थी। कल वे कुछ नॉवल खरीद कर लाई थी जो कार में ही पड़े थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नॉवल उनके कमरे में रखाऊं और वे खुद शहर की ओर रवाना हो गई। मैंने कार के पोर्टिको में आने की आवाज़ नहीं सुनी। मैं कार पोर्टिको में लाया ही नहीं था। शांता मेम साहब गेट पर खड़ी थी। ओह, मैंने शांति की सांस ली। प्रत्यक्षतः मार्था को मेरी बात पर विश्वास हो गया था। 50 रुपये का क्या खरीदा? एक कमीज लाया हूँ। मैं मार्था को कमीज दिखाता हुआ बोला। बाकी रुपए मेरे पास हैं। बाकी रुपए ऊट पटांग खर्च मत कर देना, पैसा जमा करने की आदत डालो। यस मैडम, मैं स्कूल जाने वाले बच्चे जैसी आज्ञाकारिता से बोला। मैंने मार्था का अभिवादन किया और वहाँ से यूं खिसका जैसे चोर जेल से छूटकर भागता है। मैं अपने क्वार्टर में पहुँच गया। फिर मैं जीन का कपड़ा और सुई धागा लेकर बैठ गया। लगभग 10 मिनट बाद मैंने जीन के कपड़े की लगभग 2 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी थैली तैयार कर ली। फिर मैं एक थैला लेकर बीच पर पहुंचा और उसमें बीच की रेत भर लाया। जीन के कपड़े की थैली में मैंने ठूस ठूस कर रेत भरी और फिर उसका मुंह सी दिया। बाकी की रेत मैं वापस बीच में फेंक आया। जीन के कपड़े की बची कतरनें मैंने कूड़ेदान में डाल दी। मैंने रेत की थैली को अपने हाथ में तोला। मैं अपने कार्य से संतुष्ट था। मेरी स्कीम पूर्ण रूपेण तैयार थी। आज रात 11:30 बजे शांता बीच के केबिन में बैठी बॉस्को का इंतजार कर रही होगी। मैं 11:25 पर केबिन में पहुंचूंगा और केबिन में पड़ी वीनस की संगमरमर की प्रतिमा से शांता की खोपड़ी पर भरपूर प्रहार से उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर मैं समुद्र के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा। 11:30 बजे बॉस्को आएगा। मैं पीछे रेत की थैली से उसकी गर्दन पर प्रहार करूंगा। बॉस्को को कोई बाहरी चोट नहीं आएगी। साथ ही वह लंबा चौड़ा मजबूत आदमी है, इसलिए शायद रेत की थैली के प्रहार से मरेगा नहीं। लेकिन वह कितना ही मजबूत क्यों न हो और मैं कितना ही कमज़ोर क्यों न हो, मुझे पूरा विश्वास था कि वह बेहोश जरूर हो जाएगा। फिर मैं उसके शरीर को घसीटकर समुद्र के उस भाग में ले जाऊंगा जहाँ पानी में से कुछ चट्टानें निकली हुई हैं। वहाँ मैं बॉस्को को पानी में डुबो दूंगा। सांस न आ पाने से उसके प्राण निकल जाएंगे। मैं उसकी लाश को किसी एक चट्टान के समीप डालकर उसके समीप ही उसकी किश्ती उलट दूंगा। मैं उसकी जेब में शांता का कीमती हार डाल दूंगा। अगले दिन जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो उसे मालूम होगा कि बॉस्को एक बड़ा ही फसादी आदमी था। वह गोकुलदास स्टेट से नौकरी से निकाल दिए जाने के बावजूद भी 1 महीने की फालतू पगार मांगने और झगड़ा करने आया था। हालात से यही जाहिर होगा कि उस रात वह शायद शांता से कुछ रुपया झटकने की नीयत से आया था। शांता उस समय अपना मोतियों का कीमती हार पहने हुई थी। बॉस्को ने वीनस की संगमरमर की मूर्ति उठाकर शांता के सिर पर दे मारी, जिसकी वजह से उसके प्राण निकल गए। बॉस्को उसकी गर्दन से मोतियों का हार निकालकर वहां से भागा। वह अपनी किश्ती पर सवार हुआ और समुद्र में आगे बढ़ा। दुर्भाग्यवश अंधकार और उसकी जल्दबाजी के कारण किश्ती किसी चट्टान से टकराकर पहले बेहोश हो गया और फिर पानी में दम घुट जाने से मर गया। किस्सा खत्म। शनिवार की रात को कोठी का सारा स्टाफ दशहरा देखने चला गया। नर्स एलिस भी माधुरी को सर गोकुलदास की दवाइयों वगैरह के बारे में समझाकर वहां से विदा हो गई। अंधकार होने तक कोठी में केवल सर गोकुलदास, माधुरी, शांता और मैं बाकी रह गए थे। रात के 8:30 बजे के करीब मैंने सर गोकुलदास को उनके बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद माधुरी ने मेरी छुट्टी कर दी और वह स्वयं सर गोकुलदास को एक उपन्यास पढ़कर सुनाने लगी। मैं अपने क्वार्टर में आ गया। 10 बजे के करीब कोठी की सारी बत्तियां बुझ गई। मैं अपने क्वार्टर में बिस्तर पर लेटा एक पत्रिका पढ़ने लगा। मैंने अपने पलंग को खिड़की के पास इस स्थिति में सरका लिया था कि देखने वाले को बाहर से ही मालूम हो जाता कि मैं अपने क्वार्टर में मौजूद था। मैं नाम को पत्रिका पढ़ रहा था, लेकिन वास्तव में मैं बाहर की राहदारी की ओर देख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद मुझे अपने क्वार्टर से थोड़ी दूर पेड़ों के पास एक स्त्री की आकृति का आभास मिला। कुछ देर वह आकृति वहां खड़ी रही
और फिर वापस कोठी की ओर बढ़ गई। मैं उसे चाल से ही पहचान गया था। वह निश्चय ही शांता थी, जो वह चेक करने आई थी कि मैं अपने क्वार्टर पर मौजूद था या नहीं। मैंने उसी की सहूलियत के लिए अपने पलंग को अपनी वर्तमान स्थिति में सरकाया था, ताकि शांता को दूर से ही मालूम हो जाता कि मैं क्वार्टर में मौजूद था। मैंने पत्रिका फेंक दी और प्रतीक्षा करने लगा। दूर कहीं घड़ियाल पर 11 चोटें पड़ी तो मैं अपने क्वार्टर की बत्ती बुझाकर बाहर निकल आया। मैं दबे पांव बीच पर स्थित केबिन की ओर बढ़ा। केबिन में अभी अंधकार था। मैं केबिन के पिछवाड़े के एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। मैं तैयार था। मैंने हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। मेरी पतलून की बाईं जेब में शांता का मोतियों का हार था और दाईं जेब में रेत से भरी लंबी थैली थी। मैं प्रतीक्षा करने लगा। मेरे पास घड़ी नहीं थी। मैं केवल समय का अनुमान लगाकर ही काम चला रहा था। लगभग 10 मिनट बाद मुझे शांता केबिन की ओर बढ़ती दिखाई दी। मैं सतर्क हो गया और सांस रोके पेड़ के पीछे खड़ा रहा। शांता केबिन के मुख्य द्वार पर पहुंची। उसने केबिन का ताला खोला और दरवाजा ठेलकर भीतर प्रविष्ट हो गई। मैं दबे पांव आगे बढ़ा और जाकर केबिन की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। केबिन के भीतर की बत्ती जल गई। पहले की तरह समुद्र की ओर की एक खिड़की को छोड़कर केबिन के बाकी सारे खिड़की दरवाजे बंद थे और उन पर पर्दे पड़े हुए थे। मैं अपने स्थान पर निशब्द खड़ा रहा। सब ओर सन्नाटा था। जब मेरे अनुमान से 11:25 हो गए तो मैं अपने स्थान से हिला। मैं दबे पांव केबिन के मुख्य द्वार के समीप पहुंचा। मैंने द्वार को धीरे से धक्का दिया। द्वार खुला था। बॉस्को, शांता की फुसफुसाहट जैसी धीमी आवाज़ सुनाई दी। मैं पर्दा हटाकर केबिन में प्रविष्ट हो गया। मेरी सूरत देखते ही शांता यूं घबराई जैसे भूत देख लिया हो। कुछ क्षण उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। जब बोली तो केवल इतना ही कह पाई, तुम। मेरी सूरत वहां देखकर उसका भयभीत तो उठना स्वाभाविक था। बॉस्को किसी भी क्षण वहां पहुंच सकता था और बॉस्को से मेरा सामना हो जाने से उसकी पोल खुल सकती थी और फिर उसकी सारी स्कीम धरी की धरी रह जाती। 11:30 तो बज गए थे मेम साहब, मैं सहज स्वर से बोला, और आप आई नहीं। फिर मुझे केबिन में लाइट दिखाई दी। मैंने सोचा शायद आप यहाँ हो तो मैं यहाँ चला आया। शांता कितनी त्रस्त थी, उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता था कि मेरे क्वार्टर से केबिन की लाइट तो क्या, केबिन तक नहीं दिखाई देता था। लेकिन शांता को यह बात नहीं सूझी थी। उसने व्याकुल नेत्रों से द्वार की ओर देखा। नहीं नहीं, वह हड़बड़ाए स्वर में बोली, तुम अपने क्वार्टर में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। लेकिन मेम साहब, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो। अरे कहा ना, अपने क्वार्टर में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। लेकिन मेम साहब, बात क्या है और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? शांता ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया तो वह घबरा गई। वह मुझे अपने स्थान पर खड़ा छोड़कर तेजी से बिजली के स्विच की ओर बढ़ी और बोली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसने बॉस्को को निर्देश दिया था कि अगर केबिन की बत्ती न जल रही हो तो वह बीच पर कदम न रखे। वह बत्ती बुझाने जा रही थी ताकि बॉस्को आगे न बढ़ सके। उसकी पीठ मेरी ओर होते ही मैंने मेज से वीनस की प्रतिमा उठा ली। मैंने प्रतिमा को मजबूती से अपने हाथ में दबोच लिया। मेरी प्रतिमा वाला हाथ मेरे सिर से ऊंचा उठा। उसी क्षण किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर शांता वापस घूम पड़ी। उसने मेरा वीनस की प्रतिमा वाला उठा हुआ हाथ देखा। उसने मेरी आंखों में मौत का साया देखा। उसने मेरे हाथों में दस्ताने देखे और 1 सेकंड के 1000वें भाग में उसकी समझ में आ गया कि अगले ही क्षण उसका क्या अंजाम होने वाला था। दहशत से उसके नेत्र फट पड़े। चिल्लाने के लिए उसका मुंह खुला। उसके दोनों हाथों से बचाव के लिए सामने फैल गए। लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से आवाज़ निकल पाती, मेरा वीनस की प्रतिमा वाला हाथ बिजली की तरह नीचे गिरा। संगमरमर की भारी प्रतिमा शांता की खोपड़ी से टकराई। शांता की खोपड़ी तरबूज की तरह फट गई। उसकी खोपड़ी में से खून फव्वारे की तरह फूट निकला। वह भरभरा कर मेरे पैरों के पास फर्श पर ढेर हो गई। उसके प्राण निकल चुके थे। मैं खून से रंगी वीनस की प्रतिमा अपने हाथ में लिए अपने स्थान पर खड़ा हाँफता रहा। फिर मेरी निगाह अपने आप ही खुली खिड़की से बाहर की ओर उठ गई। दूर समुद्र की छाती पर मुझे किश्ती का आकार दिखाई दिया। बॉस्को आ रहा था। मैंने वीनस की प्रतिमा को शांता की लाश के समीप फेंक दिया
और तेजी से केबिन से बाहर निकल आया। मैंने केबिन का द्वार भिड़का दिया और समुद्र की ओर बढ़ा। मेरा दायां हाथ अपने आप मेरी जेब में सरक गया था और मेरी उंगलियां मजबूती से रेत की थैली के गिर्द लिपट गई थी। बॉस्को की किश्ती अभी किनारे से दूर थी। मैं पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। विमल, मेरा खून सूख गया। मैं एकदम यूं ठिठक गया जैसे मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं किसी गहरे कुएं में जा गिरूंगा। एक पेड़ के पीछे से एक साया निकला और मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उस नाजुक घड़ी में अपने इतने समीप किसी दूसरे आदमी की मौजूदगी के विचार से ही मेरे प्राण निकले जा रहे थे। विमल, इस बार मैंने साये की आवाज़ भी पहचान ली और सूरत भी। वह डॉक्टर कश्यप था। हाँ जी, मेरे मुंह से घुटी हुई आवाज़ निकली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर कश्यप बोला। उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। उसने मेरी बाँह थामी और मुझे एक पेड़ की ओट में खींच लाया। अभी यहाँ बॉस्को आने वाला है, डॉक्टर कश्यप बोला। तुम उसे दिखाई दे जाते तो गड़बड़ हो सकती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी। जरा दिल घबराने लगा था। समुद्र की खुली हवा खाने आ गया था। तुम केबिन के पास से गुजरे थे? हाँ। भीतर तो नहीं गए थे? नहीं। क्यों? केबिन की बत्ती जल रही थी। तुम्हें हैरानी हुई होगी। हुई थी। आवाज़ मेरे गले से फंस फंस कर निकल रही थी। फिर भी तुमने यह जानने की कोशिश नहीं की कि भीतर कौन था? नहीं, दरअसल मैंने परवाह नहीं की थी। अच्छा ही हुआ, वरना शांता को चेतावनी मिल जाती। शांता? हाँ, केबिन में शांता है। जी हाँ। तुम्हें मालूम है वह बदकार औरत क्या करने वाली है? क्या करने वाली है? मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाऊंगा, जैसे मैं अभी लड़खड़ाकर गिर पड़ूंगा। शांता और बॉस्को माधुरी की हत्या करने वाले हैं। शांता केबिन में बैठी बॉस्को का ही इंतजार कर रही है। बॉस्को किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकता है। मैंने उसके लिए जाल फैला रखा है। तुम्हारी जानकारी के लिए पुलिस ने सारी स्टेट को घेरा हुआ है। मैं कुछ नहीं बोला। मैं कुछ बोलने के काबिल रहा भी नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे किसी भी क्षण मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। वह औरत तो पैदाइशी हत्यारी मालूम होती है। डॉक्टर कश्यप बोलता रहा। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि सर गोकुलदास का मोटर एक्सीडेंट शांता की ही वजह से हुआ था। उसने सर गोकुलदास की कार की ब्रेकें खराब कर दी थी ताकि वे मर जाते और उनकी वसीयत के अनुसार जो वे शीघ्र ही बदलने वाले थे, उनकी आधी दौलत शांता को मिल जाती। लेकिन तकदीर से सर गोकुलदास मरे नहीं, सिर्फ पैरालाइज के ही शिकार हुए। अब शांता जब उनकी मौत का इंतजार करते करते थक गई है तो आज रात वह बॉस्को से मिलकर एक नई चाल चलने वाली है। बॉस्को माधुरी की हत्या कर देगा। सर गोकुलदास का या तो यह समाचार सुनकर ही हार्ट फेल हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे लोग उनकी भी हत्या इस ढंग से कर देंगे कि ऐसा लगे कि वृद्ध बेटी की विभत्स मौत का सदमा न बर्दाश्त कर सकने के कारण स्वर्ग सिधार गए और उन्होंने तुम्हें फंसाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई हुई है कि माधुरी की मौत का इल्जाम तुम पर आए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको यह सब कैसे मालूम है? मैंने डूबते स्वर में पूछा। सर गोकुलदास को त्रस्त करने के लिए शांता ने खुद अपनी घिनौनी स्कीम का सारा खाका उनके सामने खींचा था, क्योंकि वह जानती थी कि सर गोकुलदास न बोल सकते थे न लिख सकते थे। लेकिन हुआ यह कि शांता की बातों से उन्हें इतना भारी सदमा पहुंचा। वे अपनी प्यारी बेटी माधुरी के सिर पर मंडराती मौत से सबको आगाह करने के लिए इस हद तक व्याकुल हो उठे कि उनकी वाणी लौट आई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उनकी वाणी लौट आने की यही एक मनोवैज्ञानिक संभावना है कि उन्हें कोई भारी सदमा पहुंचे, या वे बेहद आतंकित हो उठे या बेहद घबरा जाएं, इस हद तक कि वे अपने मन की बात किसी से कहने के लिए व्याकुल हो उठे, तो उनकी वाणी लौट सकती थी। जब से शांता ने सर गोकुलदास को माधुरी की हत्या की स्कीम सुनाई थी, तभी से वे कुछ कहने के लिए बेताब हो रहे थे और कुछ बोल पाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति से बुरी तरह जूझ रहे थे। कड़ी मेहनत, ऊंचे मनोबल और बोल पाने की इच्छा और ज़रूरत की वजह से परसों वे अपनी जुबान चलाने में सफल हो गए और उन्होंने मुझे सारी कहानी कह सुनाई। मैंने पुलिस को सूचना दे दी। परिणाम स्वरूप आज पुलिस ने बॉस्को और शांता को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल फैलाया हुआ है। वाहे गुरु सच्चे पातशाह,
मैं असहाय भाव से मन ही मन सोचने लगा, तो मैंने खामखा ही शांता का खून कर दिया। वह वैसे भी पुलिस के चंगुल में फंसने वाली थी। मैंने खामखा एक खून का इल्जाम अपने सर पर लिया। मैं अपनी ओर से किसी की भलाई कर रहा था और भलाई करते करते मैंने अपना सर्वनाश कर लिया था। अब बॉस्को को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मैं अपनी स्कीम के मुताबिक शांता की हत्या का इल्जाम बॉस्को के सर नहीं थोप पाऊंगा। मैं बुरी तरह फंस गया था। और विमल, डॉक्टर कश्यप फिर बोला, सारे सिलसिले में एक भारी नुकसान तुम्हें भी पहुंचने वाला है। सर गोकुलदास ने यह भी बताया है कि शांता को मालूम था कि तुम जेल से फरार मुजरिम सुरेंद्र सिंह सोहल हो। अब यह बात सर गोकुलदास के माध्यम से पुलिस को भी मालूम हो चुकी है। इस समय सारी स्टेट को पुलिस ने घेरा हुआ है, इसलिए तुम्हें दोबारा भाग निकलने का मौका भी नहीं मिल सकता। शांता और बॉस्को के साथ तुम भी गिरफ्तार होने वाले हो। मेरे घुटने कांपने लगे। अपनी पतलून की जेबों में रखे मोतियों का हार और रेत की थैली मुझे टाइम बम से मालूम होने लगे, जो किसी क्षण फट सकता था। विमल, डॉक्टर सशंक स्वर में बोला, यह तुम्हारी कमीज पर छींटे कैसे हैं? मैंने सर झुकाकर अपनी कमीज का सामने का हिस्सा देखा तो मेरा मुंह सूख गया। तकदीर मुझे झटके पर झटका दिए जा रही थी। शांता की खोपड़ी से फव्वारे की तरह फूटे खून के छींटों से मेरी कमीज रंग गई थी और मुझे खबर ही नहीं हुई थी। डॉक्टर कश्यप ने हाथ बढ़ाकर मेरी कमीज को एक स्थान पर छुआ। अरे, वह आतंकित स्वर में बोला, यह तो खून है। अपना अगला एक्शन मैंने 1 सेकंड में निर्धारित कर लिया। पहले गिरफ्तार होने पर 1.5 साल जेल में काटने का ही खतरा था, लेकिन अब गिरफ्तार होने पर मैं शर्तियाँ फांसी पर लटकता। उसी क्षण डॉक्टर कश्यप मेरे पास से हटकर तेजी से आगे बढ़ा। एक भी क्षण नष्ट किए बिना मैंने जेब से रेत की थैली निकाल ली। मैं लपक कर आगे बढ़ा। मैंने थैली का भरपूर प्रहार डॉक्टर कश्यप की गर्दन पर किया। डॉक्टर कश्यप मुंह से एक शब्द भी निकाले बिना भरभरा कर रेत पर ढेर हो गया। मैं पेड़ों के पीछे छुपता हुआ उस ओर बढ़ा जिधर सर गोकुलदास की मोटर बोट खड़ी रहती थी। मैं बिना किसी रुकावट के काफ़ी आगे बढ़ गया। फिर मुझे अपने और मोटर बोट के बीच में एक बंदूकधारी सिपाही दिखाई दिया। मुझे देखकर सिपाही ने बंदूक मेरी ओर तान दी। कौन है? सिपाही कर्कश स्वर में बोला। श्श, मैं धीरे से बोला। मैंने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का संकेत किया और अपना रेत की थैली वाला हाथ अपनी पीठ पीछे छुपाए बेधड़क सिपाही की ओर बढ़ा। मेरे एक्शन का सिपाही पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ा। उसने बंदूक थोड़ा नीचे झुका ली, लेकिन वह एकदम असावधान नहीं हुआ। मैं डॉक्टर कश्यप हूँ। मैं उसे समीप आकर बोला, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? वे दूसरी ओर हैं। क्या बात है? सिपाही नम्र स्वर में बोला। डॉक्टर कश्यप के नाम का उस पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ा था। प्रत्यक्ष था कि उसने डॉक्टर कश्यप को देखा नहीं था, लेकिन नाम जरूर सुना था। विमल भागने की कोशिश कर रहा है, मैं बोला। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। वह मुझे घायल करके भाग गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आदमियों को सावधान कर दो। और साथ ही मैंने उसका ध्यान अपनी खून से रंगी कमीज की ओर आकर्षित किया। अरे, आप तो काफ़ी घायल हो गए मालूम होते हैं। घबराओ नहीं, खून ही ज़्यादा निकला है, चोट ज़्यादा नहीं लगी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आदमियों को विमल के बारे में सावधान कर दो। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, सिपाही विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। हमारे घेरे से निकलकर कोई नहीं भाग सकता। वेरी गुड, मैं संतोष दर्शाता हुआ बोला। जब तक इंस्पेक्टर साहब इधर नहीं आते मैं तुम्हारे पास ठहर जाऊं? ज़रूर ठहर जाइए, लेकिन जरा एक और हटकर खड़े होइए। थैंक यू, मैं बोला और उससे 2 कदम पीछे जाकर खड़ा हो गया। सिपाही फिर अपने पहरे पर मुस्तैद हो गया। उसका ध्यान मेरी ओर से हटते ही मैंने अपना रेत की थैली वाला हाथ उसकी गर्दन का निशाना बनाकर घुमा दिया। रेत की थैली उनकी कनपट्टी से टकराई। बंदूक उसके हाथ से निकल गई। उसके घुटने मुड़ गए और वह निशब्द रेत पर ढेर हो गया। मैं तेजी से मोटर बोट की ओर लपका। मैं मोटर बोट में सवार हो गया। मोटर बोट की चाबी हमेशा ही मेरे पास रहती थी। मैंने उसे पैर से खोल दिया। फिर मैंने इंजन स्टार्ट किया और उसे अंधेरे में अथाह समुद्र की छाती पर दौड़ा दिया। सारी मुंबई जानती थी कि गोकुलदास की मोटर बोट से तेज मोटर बोट सारी मुंबई में किसी के पास नहीं थी, पुलिस या कस्टम वालों के पास भी नहीं। जब तक पुलिस को मेरा ध्यान आया तब तक मैं समुद्र में बहुत दूर निकल गया था। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी का
एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।